हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उनको भी इस वीडियो के बाद देख लेना, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। उत्तराखंड में यूटीडीबी की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। किसकी प्रोत्साहन के लिए? तकनीक, पर्यटन, व्यापार या प्रशिक्षण। इसका पहले हम देखते हैं यूटीडीबी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन। ठीक है। उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2004। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप कहीं पे। ठीक है। यहाँ उत्तराखंड सरकार द्वारा अलग और स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। देख लेना आप बाकी फैक्ट को थोड़ा। उत्तराखंड में चाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 फरवरी सन 2004 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः है नैनीताल और उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल और उधम सिंह नगर। हमें पता है नैनीताल उधम सिंह नगर में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। ठीक है। देखेंगे इसके थोड़ा इसके बारे में। उत्तराखंड में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? 25,535.24 हेक्टेयर। कितना परसेंट है ये? 47.44%। वन आवरण कितना है? 24,303.83 हेक्टेयर। कितना परसेंट है? 45.44%। ये आंकड़े कब के हैं? 18वीं वन रिपोर्ट के। ठीक है। जो कब रिलीज हुई थी? 2023। ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। फिर जाके जिलेवर के हिसाब से हम देखेंगे। अब चंपावत में सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है? चंपावत में है 69.40%। फिर नैनीताल में है, फिर पौड़ी में है, और न्यूनतम वन उधम सिंह नगर में कितना है? 16.80%। ठीक है। फिर हरिद्वार में है, फिर पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो देखेंगे इसको हम। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है? बिल्कुल हाँ, लागू है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? हाँ, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा जिम कॉर्बेट के बारे में देख लेते हैं। इसका पहले क्या नाम था? 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बाद में इसे जिम कॉर्बेट के सम्मान में नामित किया गया, जो क्या था? प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी था। ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का हिस्सा कब से बना? ये 1973 से। ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर और हाथी और विभिन्न पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सी नदी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? गंगा, यमुना, भागीरथी या मंदाकिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क की इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। किसके नाम पे रखा गया था ये? सी राज गोपालाचारी, जो क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इसका स्थान ये किस किस जिले में मिलके बना हुआ है? ये देहरादून जिला है कुछ भाग, फिर हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। कुल 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है। और 2015 में राजाजी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित है, जिसे बाघ संरक्षण के प्रयासों को बल मिला। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। उत्तराखंड में कई उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र क्षेत्र हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है। दूसरा कथन है रूपकुंड एक हिमनद झील है। हाँ, बिल्कुल हिमनद झील है। और ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है।
देखिए राज्य में प्रमुख जो उच्च ऊंचाई वाले आर्द्र क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है, एक देवरिया ताल आता है, केदार ताल और सतोपन ताल जैसी झीलें शामिल है। रूपकुंड झील, जिसे क्या कहते हैं, स्केलेटन लेक भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। हिमनद झील जो लगभग 5029 मीटर या 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड झील में सैकड़ों मानव कंकाल के कारण प्रसिद्ध है, जो झील के किनारे पाए गए हैं। माना जाता है ये कंकाल कब के हैं, 9वीं शताब्दी के, ठीक है। स्टेटमेंट देके कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कंकाल है रूपकुंड झील में वो किस शताब्दी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो अस्कोड वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से किस लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन है हिमालय काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग या लाल पांडा। हिमालय काला भालू नहीं है, हिम तेंदुआ भी नहीं है, लाल पांडा भी नहीं है, क्या है, कस्तूरी मृग। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो अस्कोड वन्यजीव अभयारण्य है ये की स्थापना मुख्य रूप से कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी, ठीक है। कस्तूरी मृग एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसकी संख्या आवास विनाश और अवैध शिकार के कारण तेजी से घट रही है। ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। और कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी ग्रंथियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी ऊंची कीमत के कारण इनका अवैध शिकार किया जाता रहा है, ठीक है। ये कहाँ से कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं, ये पहले तो उच्च पर्वतीय वनों और अल्पाइन क्षेत्रों में मिलते हैं। 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये IUCN के रेड लिस्ट में है, ठीक है, लुप्तप्राय प्रजाति में, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये IUCN का फुल फॉर्म क्या है, देख लेते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की घाटी क्षेत्र में कौन सी नदी उत्पन्न होती है, ठीक है। फूलों की घाटी से कौन सी नदी उत्पन्न होती है। ऑप्शन है भागीरथी, बी अलकनंदा, सी पुष्पावती या डी मंदाकिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पुष्पावती, ठीक है, पुष्पावती नदी बहती है, ठीक है। फूलों की घाटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी और कब की थी, 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 87.50 वर्ग किलोमीटर है। जैव विविधता और रंग बिरंगे अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे वन्यजीव में एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ और नीले भेड़, जिसे क्या कहते हैं, भारल कहते हैं, संकटग्रस्त प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। पर्यटन कब घूमने आते हैं यहाँ, घाटी जून से अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है और जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ फूलों का सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित, ये जो है फूलों की घाटी है किसके अंतर्गत आता है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1982 में। यह यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के निर्माण में किस टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए अग्नि, बी शक्ति, सी वज्र या डी शिवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी शक्ति, ठीक है। थोड़ा हम देख लेते हैं ये जो टनल बोरिंग मशीन है TBM, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो TBM किसके से हो रही है, एक अत्याधुनिक सुरंग खुदाई मशीन है जो TBM है, ठीक है, जिसकी खुदाई का व्यास कितना है, 9.11 मीटर है। यहाँ पहली बार जब भारत के पर्वतीय क्षेत्र में रेल सुरंग निर्माण के लिए TBM तकनीक का उपयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है आप लोग, पहली बार उपयोग हुआ इसका इंडिया में। टनल 8 क्या है, देवप्रयाग साउथ से जनासू तक है, की लंबाई 14.57 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यहाँ सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की यात्रा अवधि को 7 घंटे से घटाकर केवल 2 घंटे कर देगी, ठीक है।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना परियोजना की जो कुल लंबाई वो कितनी है? 125 किलोमीटर, जो 83% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है। इसमें प्रमुख नगर कौन कौन सा होगा? देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग। ठीक है, इससे क्या होगा? परियोजना चार धाम संपर्कता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप इनको। फैक्ट को एक कॉपी में नोट भी कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 26 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में कौन सी नीति लागू हुई है जो लाइव इन रिलेशनशिप पंजीकरण को अनिवार्य करता है? महिला सुरक्षा अधिनियम, डोमेस्टिक पार्टनरशिप अधिनियम, समान नागरिक संहिता या रिलेशनशिप प्रोटेक्शन एक्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 2025 से। ठीक है, यूसीसी राज्य में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। इस नीति का उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है। यूसीसी का लक्ष्य उत्तराखंड में विभिन्न समुदाय व्यक्तिगत कानूनों में समानता सुनिश्चित करना है। यह कदम राज्य के कानूनी ढांचे में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन रहेगा, जो यूसीसी है इस संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, अनुच्छेद में है। ठीक है, कमेंट करना इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मार्च 2025 में उत्तराखंड में NRLM के तहत लखपति दीदी की संख्या सबसे अधिक किस जिले में दर्ज की गई है? ऑप्शन है पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर या अल्मोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। उत्तराखंड में जो NRLM के तहत लखपति दीदी है, पहले तो देख लेते हैं जो NRLM की फुल फॉर्म क्या होता है। NRLM, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है जो फुल फॉर्म वगैरह है, तो इनको भी आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, मार्च 2025 में इसके तहत लखपति दीदी दर्ज की गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। लखपति दीदी वे महिला है जिन्होंने NRLM के तहत स्वरोजगार गतिविधि के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है, NRLM का उद्देश्य ग्रामीण महिला की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना और उन्हें सतत आजीविका के अवसर प्रदान करना है। NRLM को 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतनभोगी रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ट्रैकिंग साइट जनकताल ट्रैक कहाँ विकसित की जा रही है फरवरी 2025 के अनुसार? ठीक है, नीलांग वैली, मुनस्रिया, मुखवा, हर्षिल या बैजनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुखबा हर्षिल में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। जनकताल ट्रैक मुखबा हर्षिल जानकताल ट्रैक को मुखबा हर्षिल क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रैक दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक रूट बनने जा रहा है। ठीक है, ये जो मुखबा है हर्षिल के उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड भारत में स्थित है। इस ट्रैक से क्षेत्र के पर्यटन और साहसिक खेलों की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, हर्षिल भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक सुरमय घाटी है।
इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। हर्षिल अगर पेपर में कोई पूछे हर्षिल किस नदी के किनारे है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपने घने देवदार के जंगलों, सेब के बागों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हम कुछ देखते हैं अब उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट है उसमें क्या है। वैली ऑफ फ्लावर है, केदारकांठा है, रूपकुंड है, हर की दून है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में ने डिजिटल हाउस बनने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप अपनाया है। ई सांसद, नेवा, विधान कनेक्ट या डिजी हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। नेवा क्या है, नेवा का पूरा नाम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2025 में नेवा ऐप अपनाकर डिजिटल हाउस बनने की दिशा में कदम बढ़ाई। नेवा का उद्देश्य देश की सभी विधानसभा को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। यहाँ परियोजना संसदीय मामलों को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और इसका लक्ष्य कागज रहित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ठीक है। आप लोग आजकल देख रहे हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप पूछा जा रहा है, तो डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे साथ आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे, काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित किया गया था। कर्णावती, जिया रानी, खनेती या गुलेरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिया रानी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ खुरबुड़ा फॉट। जो खुरबुड़ा की लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई। इसे खुरबुड़ा भी कहते हैं, ठीक है, खुरबुड़ा, ठीक है। कब लड़ा गया था ये, 1804 में, ठीक है। देखेंगे थोड़ा, खुरबुड़ा का युद्ध या खुदबुड़ा का युद्ध मई 1804 में नेपाल के गोरखा सेना और गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह की सेना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, देहरादून के पास हुआ था और इसमें गोरखाओं की जीत हुई थी, जिसमें गढ़वाल साम्राज्य नेपाल साम्राज्य के अधीन हो गया और राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई। यह युद्ध कितने दिनों तक चला था, 13 दिनों तक चला और गढ़वाल की हार के बाद लगभग 12 वर्षों तक, लगभग 10.5 वर्ष, ठीक है, इसको सही कर लेना आप, 10.5 वर्ष लगभग, ठीक है, तक गोरखाओं का शासन रहा, ठीक है। कहाँ पे, गढ़वाल में। लड़ाई का स्थान कहाँ था, देहरादून के आधुनिक खुरबुड़ा गांव के पास। मई 1804 मुख्य रूप से 14 मई 1804। इसमें किस किसने लड़ाई किया था, राजा प्रद्युमन शाह और अमर सिंह थापा जो गोरखा का नेतृत्व कर रहे थे, और प्रद्युमन शाह गढ़वाल का नेतृत्व, जिसमें विजय कौन लोग हुए थे, अमर सिंह थापा और प्रद्युमन शाह की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं के निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में भाग लिया था। ऑप्शन ए पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी श्री बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी स्वामी सत्यदेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरगोविंद पंत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1905 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे तब, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब से हुआ, कहाँ हुआ था, बनारस के अधिवेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा देख लेना इसको। इसी और थोड़ा हरगोविंद पंत के बारे में जान लेते हैं हम। हरगोविंद पंत एक स्वतंत्र सेनानी और 1915 में कुमाऊं परिषद के राजनीतिक समूह के संस्थापक भी थे, ठीक है। यह भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, जहां उन्होंने संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के साथ स्थानीय समाचार पत्र शुरू करने में योगदान दिया ताकि जनता को शिक्षित किया जा सके, देश में राजनीतिक जागृति के बारे में सूचित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। छोपटी, जोहरा, छपेली या छोलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी छोलिया, ठीक है।
इस छोलिया जो नृत्य है इसमें गीत नहीं गाया जाता, ठीक है। देखेंगे इसमें कुमाऊं उत्तराखंड में स्थान में जहाँ शादियों को मनाने का अनूठा तरीका है। शादियों में एक विशेष रूप से नृत्य किया जाता है जिसे छोलिया कहा जाता है, ठीक है। ये कुमाऊं लोकप्रिय नृत्य का एक रूप है जिसका तलवारों और ढालों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ये युद्ध नृत्य है एक, ठीक है। कलाकार रंगीन पोशाक और जोड़े में नृत्य के साथ अपना जलवा बिखेरते हैं। कुमाऊं के पुरुषों नृत्य में भाग लेते हैं जिसमें दुल्हन घोड़े पर सवार होते हैं। बैकपाइप का उपयोग संगीत में किया जाता है और नर्तक लयबद्ध ताली के साथ आवाज के साथ गाते हैं, ठीक है। छोलिया नृत्य 1000 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है। यहाँ पहले खसिया राजपूतों के राज्य में उत्पन्न हुआ था जिसे खस जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख लेना। खसिया राजपूत राज्य खस देश का एक हिस्सा है जो हिमालय नेपाल का एक क्षेत्र है। खस योद्धा थे जो तलवार की नोक साथ विवाह का संचालन करते थे, ठीक है। देख लेना थोड़ा आप, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।